नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है। जीप में सवार दुल्हा दुल्हन समेत 7 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 की हालत नाजुक है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उपचार चल रहा है। श्यामपुर गौरस हाईवे पर कराई गांव कर्राड़ गांव के पास की पूरी घटना है। गढ़ला गांव से सलमानिया गांव ये बारात लौट रही थी और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, बेमित्र श्योपुर से तेज रफ्तार जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है। जीप में सवार दूल्हा दुल्हन के अलावा 5 लोग और जख्मी हो गए। कुल 7 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत नाजुक है। सभी को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उपचार इनका लगातार चल रहा है। श्यामपुर गौरस हाईवे पर कर्राई गांव के पास की ये पूरी घटना है। गढ़वा गांव पहुंची हुई थी बारात और सलमानिया वापस लौट रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। श्योपुर से दीपक दंडोतिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। 2 लोगों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह का हादसा हुआ है, ये तेज रफ्तार जीप थी जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित बाराती सवार थे और ड्राइवर कहेंगे क्योंकि ड्राइवर की गलती की वजह से जो सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे उसमें तेज रफ्तार जीप ने टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोगों की हालत ज्यादा नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल से कोटा के लिए रेफर किया गया है। ये घटना कर्राई गांव के पास की है और जो शादी के बाद बारात वापस लौट रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पहले भी इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। बताया जा रहा है कि जीप में ओवरलोड सवारियां भी थी, 10 से 12 सवारियां बताई जा रही हैं। आदिवासी समाज के ये लोग हैं। पहले भी इस तरह का हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी हादसे के हुए हैं पहले भी, और इस हादसे के बाद जिस तरह का सबक ले जाना चाहिए, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो पुलिस को करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। ओवरलोड का मामला शुरुआती तौर पर नजर में आ रहा है। हालांकि पुलिस इसकी पड़ताल करेगी और क्या कुछ वजह हो सकती है वो भी निकलकर सामने आएगा। और अब खबर बेमेतरा से बड़ी खबर आपको बता दें। जिले के बिलासपुर रायपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े टेलर से मिनी ट्रक जा टकराया। मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला जा सका, ड्राइवर और हेल्पर को। ड्राइवर की मौत हो चुकी है, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से जख्मी है। बेमेतरा में बड़ा हादसा। और अब छिंदवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर। जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला आया है। नवोदय विद्यालय के जूनियर छात्रों ने इस बात की शिकायत की है। छात्रों के साथ साथ परिजनों ने भी शिकायत की है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस में लिखित शिकायत की गई है। सीनियर्स जूनियर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन छात्रों से पूछताछ कर रहा है। सिंगोड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय है जहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। सदन जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ता है। उसके साथ 11वीं क्लास के बच्चे रैगिंग में मारपीट कर रहे हैं। उनसे जूठी थाली धुलवा रहे हैं, उनके बर्तन साफ कर रहे हैं, चाय बुला के चाय पिलाने को बोलते हैं और जूठा कप धुलवा के रखवाते हैं। अगर नहीं करते तो मारपीट करते हैं। शनिवार को मुझे इस बात की जानकारी लगी मेरे बच्चे द्वारा कि ये पापा ये मेरे को परेशान कर रहे करके, तो मैंने इनसे लिखित रूप में आवेदन लेके प्राचार्य महोदय को दिया। प्राचार्य महोदय ने इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला है। 11वीं क्लास वाले बच्चे 9th क्लास वाले बच्चे को परेशान करते हैं, थाली धुलवाते मारपीट करते हैं। यदि वो काम नहीं करते तो उनको धक्का मुक्की भी करते हैं। ये कब से चल रहा है आपके बेटे के साथ ऐसा? ये करीबन 3 माह से चल रहा है, पर उन्हें डर के मारे बताए नहीं। वो अभी शनिवार दिन बताए उन्हें। अच्छा, हाँ। फिर और छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मारपीट का मामला ज्यादा कहा जाए या इसे रैगिंग ही माना जाएगा? पुलिस किस एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है?
देखिए, शिकायत आने के बाद पुलिस ने यहाँ पर कुछ छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा जिनके नाम सामने आए हैं उनके भी बयान लिए गए हैं। जूनियर छात्रों के माता पिता और जूनियर छात्रों से बातचीत की है। जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है है कि जूनियर छात्रों को लगातार बर्तन धुलवाए जाते थे। इसके अलावा कपड़े भी कभी कभी धोने को बोला जाता था सीनियर छात्र द्वारा। उसको लेकर वो छात्र इतने प्रताड़ित हो गए कि स्कूल को छोड़ने की बात करने लगे थे। और यही वजह है कि उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने सीधे शिकायत प्रबंधन से की। जब प्रबंधन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे। हालांकि प्रबंधन का मानना है कि वो भी बातचीत कर रहे हैं, छात्रों से बात करेंगे। वास्तविक मामला क्या है, पुलिस ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। फिलहाल पूछताछ शुरू है। जी ललित। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंगोड़ी का ये जो विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजेश, इससे पहले भी गलत वजहों को लेकर सुर्खियों में रहा है। जी बिल्कुल ललित, देखिए इसके पहले भी यहाँ पर एक छात्र ने आत्महत्या की थी। लगातार सुर्खियों में रहता है ये विद्यालय। यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती रहती है। इस बार भी इस तरह की समस्याएं आई हैं। एक बार फिर ये विद्यालय सुर्खियों में आ गया है इस रैगिंग की वजह से। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजेश हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक की ढील दी जा रही है। आज भी ये जारी रहेगी। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कृषि मंडी, बस स्टैंड से बसें चलेंगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। अक्षय तृतीया और शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी करने पर विचार हो रहा है। आईपीएस अंकित जायसवाल ने साफ किया है कि हिंसा के दौरान पेट्रोल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 10 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में अब तक 177 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 10,000 के नामी 100 से ज्यादा उपद्रवियों की तलाश अभी भी की जा रही है। अभी कुछ समय बाद ही हटा पाएंगे। अभी चूंकि कुछ त्यौहार और आने वाले हैं जिस पे थोड़ी स्थिति संवेदनशील रहेगी, इस वजह से उसके बाद ही इस पे विचार किया जाएगा। सर, पेट्रोल पंपों को लेकर कोई पेट्रोल पंप को लेके अभी हम लोग थोड़ा स्टैंड अपना यही रखेंगे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हथियार के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग अभी उस पर वही स्टैंड हमारा रहेगा कि अभी तक ये बंद रहेंगे अभी कुछ समय। धार्मिक स्थल शादी विवाह के लिए अभी कोई गाइडलाइन सच अभी नहीं जारी हुई है, लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है क्योंकि अक्षय तृतीया। और सीधा आपको लिए चलते हैं खरगोन। आशुतोष हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या स्थिति और आगे के त्योहारों को देखते हुए लगता है कि अभी सिर्फ राहत और ढील से काम चलाना होगा? आशुतोष। बिल्कुल ललित साहब सही बोल रहे हैं। अभी राहत और ढील से ही काम चलाना होगा। आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन के द्वारा स्पष्ट जो है स्थिति बता दी गई है। अंकित जायसवाल जो आईपीएस हैं उन्होंने कहा है कि रात का कर्फ्यू फिलहाल संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए रात का कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। और जहां तक शादी समारोह की बात है तो उसको लेकर विचार चल रहा है, उसमें गाइडलाइन क्या बनाई जाना चाहिए। और पेट्रोल पंप सहित जो धार्मिक स्थल है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ललित कि अभी जो हालात है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। बाजार में रौनक है। लगातार आज 6वें दिन 9 घंटे की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे की छूट देने से लोगों को राहत मिली है। विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचल है, खरगोन जिला आदिवासी बहुल जिला है और आसपास के ग्रामीण लोग यहीं जिला मुख्यालय पे आकर ही खरीदी करते हैं, तो उनको बड़ी एक राहत मिली है। और कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, लगातार स्थिति पे जायजा लिया जा रहा है। और उसके बाद ही प्रशासन का कहना है कि रात का जो कर्फ्यू हो, जब पूरी तरीके से सामान्य हालात होंगे उसके बाद ही छूट दी जाएगी। ललित, चलिए बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अभी और इंतजार खरगोन को करना होगा। खबर जबलपुर से। नौदरा ब्रिज स्थित खुले नाले में बुधवार रात एक घोड़ा गिर गया। राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घोड़े को निकालने की कोशिश शुरू की गई। बाद में जेसीबी की मदद से घोड़े को निकाला गया। तकरीबन 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद इस घोड़े को बाहर निकाला जा सका। घोड़े के शरीर में कई जगह चोट भी आई है। घोड़े को बाहर निकालने के बाद इलाज के लिए इसे वेटनरी अस्पताल भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि घोड़ा कहीं से भाग कर आया था। कुछ लोग उसे पकड़ने दौड़ रहे थे। इसी दौरान ये खुले नाले के चैम्बर में जा गिरा।
और प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, घोड़े का रेस्क्यू क्या ये साफ हो पाया कि कहां से भागकर आया था? शुरुआती तौर पर ऐसा भी लगता है कि शायद शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं घोड़े, उस वो ये घोड़ा है। प्रतीक जी देखिए, बिल्कुल सही आपने पहचाना। दरअसल एक बारात में ये दूल्हा जा चुका था और दूसरी बारात में जाना था, और जल्दबाजी के चक्कर में जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं छूटी और उसके बाद ये घोड़ा भागने लगा। जब इसे पकड़ने भीड़ दौड़ी तो ये और उग्र हो गया, और इस बीच नौदरा पुल के पास एक जो नाला है वो खुला हुआ है और लंबे समय से खुला हुआ है। इसको लेकर के लगातार कई बार घटनाएं भी सामने आई, मांग भी उठी कि इसे बंद किया जाए, लेकिन आज तक ये नाला बंद नहीं हो पाया। शहर के बीचों बीच नौदरा ब्रिज पर ये नाला खुला हुआ है और वहीं पर ये दूल्हा जाके गिर गया और कहीं ना कहीं परेशानी बनी रही। करीब 2 घंटे इस पूरे रेस्क्यू में लगे और प्रशासन का भी पसीना छूट गया। घोड़े को गंभीर चोटें भी आई क्योंकि तकरीबन सड़क से 10 फीट नीचे गहरा है ये नाला, और उसके बाद गनीमत यही रही कि पानी का बहाव नहीं था, तो शायद ये घोड़ा मिलता भी नहीं, जो कि अंदर आगे जाकर के एक अंडरग्राउंड तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा बड़ा नाला भी है, जिसे हम ओमती नाला कहते थे। ब्रिटिश जमाने में से ओमती रिवर कहा जाता था। बहरहाल इस घटना के बाद भी एक बार फिर आवाज उठी है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कब जागेंगे, क्योंकि 4 साल हो चुके इस खुले नाले को और तकरीबन 1 दर्जन घटनाएं इस नाले पे हो चुकी हैं। मौत का सबब भी ये नाला बन सकता है, लेकिन अभी भी नींद नहीं जागी। अब एक पशु जो कि गिरा है, अगर उसके इस घटना से ही सजगता बरतते हुए इसे बंद करें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर वो रशाई जारी रहेगी। बहरहाल अभी जो घोड़ा है उसका इलाज पशु चिकित्सालय जो है वहां पर जारी है। गंभीर चोटें उसे टांगों पे आई है, 2 पैर जो है चलते भी उससे नहीं बन पा रहा है और चिकित्सक की देखरेख में उसे रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रतीक लगातार बने हुए हैं। जबलपुर में चारे और भूसे ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने पशु चारे और भूसे के जिले से बाहर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद अब जिले के बाहर चारे और भूसे को नहीं बेचा जा सकेगा। पशु आहार की बढ़ती कमी के चलते आदेश जारी किए गए हैं। महंगे भूसे और चारे से पशुपालक परेशान हैं। दूध के दाम पर असर पड़ सकता है। पहले से ही दूध यहां पर 62 रुपए लीटर बिक रहा है। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, ये आदेश से ज्यादा फरमान सुना देने सरीखा लग रहा है, विस्तार से बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भूसे और चारे ने जिला प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया है। टेंशन इस वजह से बढ़ी है कि पशुपालक जो थे वो कलेक्टर इलैया राजा टी से मुलाकात करने गए थे और एक बार फिर मांग रखी थी कि हम दूध के दाम महंगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें भूसा और चारा नियत दाम पे नहीं मिल पा रहा है। और इस टेंशन के चलते, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे महंगा दूध भी जबलपुर में ही बिकता है, ऐसे में आम जनता से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण चीज के दाम ना बढ़े, तो कलेक्टर ने आनंद फानंद में एक आदेश जारी किया है, जिसे हम फरमान भी कह सकते हैं, कि अब चारे या भूसे का एक्सपोर्ट यानी निर्यात नहीं किया जाएगा। अमूमन बड़ी मात्रा में यहाँ पर भूसा या चारा बनता है, लेकिन अन्य जिलों में इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है और इसे देखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जो है वो जारी किए हैं। जितनी भी शहरी सीमा है वहां पर अलर्ट किया गया। एक टीम जो है वो तैनात की गई है जो अमूमन नजर रखेगी कि किसी प्रकार से चारा जो है वो जिले के बाहर ना जा सके। चूंकि मैंने बताया आपको कि सबसे महंगा दूध यहाँ मिलता है, तो मूल वजह वही थी कि जो पशुपालक थे वो लगातार कलेक्टर के समक्ष पहुंच रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि दूध के दाम और हमें बढ़ाने हैं, इस लिहाज से आप अनुमति दें। लेकिन जब वजह पूछी गई तो चारा बताया गया और उसके बाद कलेक्टर ने ये आदेश जो है वो जारी किए। तो किसी भी तरीके से पशुओं के आहार में कमी ना हो, इस लिहाज से अमूमन जो मूल उद्देश्य है इस आदेश का वो बताया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, महत्वपूर्ण खबर है कि भूसे और चारे को लेकर के, जिसे हम व्हाइट कोल भी कहते हैं, आदेश अगर पढ़ें तो व्हाइट कोल की संज्ञा भी भूसे को दी गई है, जो कि अमूमन ईंट भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि भूसे और चारे का जो इस्तेमाल है व्हाइट कोल के रूप में ईंट भट्टियों में नहीं किया जाएगा, इसका भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो मूल रूप से चारा बहुत कीमती है। ये आदेश बताता है कि चारे की अहमियत कितनी है और बेशक ये आदेश आने के बाद अब किस प्रकार से जो भूसे और चारे के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी कोर कमेटी की आज होनी है बैठक और इस बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शामिल होंगे।
दिल्ली में कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है, नरोत्तम मिश्रा भी इसमें मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। फोकस 2023 में होने वाले चुनाव पर रहेगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में आज रखी गई है। मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम जो नेता हैं या कहें रणनीति निर्धारक वो इसमें शामिल हो रहे हैं। महामंत्री हितानंद भी इसमें शामिल होंगे। सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम लोग आज दिल्ली में मंथन करेंगे। चुनावी मंथन ये होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है। अब वो पब्लिक डोमेन में आएगी या नहीं, बाहर वो आएगी या नहीं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें इस बैठक के दौरान जाहिरा तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, कब होनी है ये बैठक? और अब मेरा ख्याल है नेताओं का जमावड़ा लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपकी अगर किसी से चर्चा हुई हो, अशरफ नजर आ रहे हैं और संभवतः उनकी चर्चा भी किसी राजनेता से हुई है, ऐसा लगता है। अशरफ काफी दौड़ भाग के चर्चा करके फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट, किससे चर्चा करने की कोशिश शायद आप कर रहे थे? सर, अभी भी मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके, मध्य प्रदेश भवन में यहां आए हैं और वो उनके साथ में वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं। वो यहां पहुंच चुके हैं और इसका मतलब यह है कि अब से कुछ ही देर बाद, ये जो समय बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास बीएल संतोष के आवास में ये बैठक होगी। वहां पर तमाम जो बीजेपी के मध्य प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं वो लोग पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि यहां से अब से मध्य प्रदेश भवन से जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो यहां से रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी आए हैं, वीडी शर्मा उनके साथ है। तो बाकी जो लोग हैं जो इस कमेटी जिनको बुलाया गया है, वो सब लोग बीएल संतोष के यहाँ हैं। कुछ देर मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा अपना पूरा जो क्या क्या मुद्दे रखने हैं, क्या बातचीत करनी है, उसके ऊपर यहाँ वीडी शर्मा के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर बीएल संतोष के आवास पर बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे। ललित जी। और ये भी शरद भी हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं शरद भी हमारे साथ जुड़े। अशरफ लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, सेंटर जिस तरह से अपनी चर्चा हो रही थी, सेंटर जो फोकस रहेगा वो चुनाव ही रहेगा और किसी भी तरह चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े 2018 रिपीट नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी आपने बोला था, तो कसावट भी की जा सकती है, कसावट लाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये तो जो इस समय 1 साल या 1.5 साल पहले इस तरह की बैठकों का आयोजन करने का संदेश बहुत साफ है कि कमी कहीं नहीं रहनी चाहिए और खासकर कि वो जो 2018 में चूक हुई थी वो कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए ये बैठक यहाँ पे की जा रही है। जो कमियां रह गई थी वो दोबारा ना दोहराई जाए और जनता के बीच में कैसे जाना है, किन मुद्दों पे जाना है, कब कब जाना है और क्या क्या बातें करनी है, ये सब बातें उस बैठक में तय की जाएगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ लगातार उनकी नजर बनी हुई है और जो बड़ा अपडेट उन्होंने दिया कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ वीडी शर्मा भी हैं। थोड़ी देर यहां पर बैठने के बाद, मध्य प्रदेश भवन में चर्चा करने के बाद फिर वो रवाना होंगे बीएल संतोष के यहाँ। खबर रायपुर से है, डॉक्टर रमन सिंह भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। आलाकमान के बुलावे पर वो दिल्ली गए हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी की लगातार हो रही हार पर मंथन होगा। मंथन में कौन कौन शामिल होगा? विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, पवन साय, ये दिल्ली में ही मौजूद हैं, ये भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में फेरबदल पर रमन सिंह ने कहा है कि स्थानीय नेताओं से चर्चा नहीं होती, संगठन का स्वरूप आलाकमान तय करता है। आज संगठन के अगले कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। बैठक का प्रारूप यही है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हमारे यहाँ के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा और अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है। जो संगठनात्मक गतिविधियाँ भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये कार्य योजना लेके प्रदेश अध्यक्ष जी
साथ में रहेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, रवानगी से पहले भी उन्होंने चर्चा मीडिया से की होगी, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या ये कहा जाए कि ये बुलावा नहीं है, ये तलब किया गया है, तो क्या ज्यादा सही रहेगा अवधेश? बिल्कुल, देखिए बुलावा तो हमेशा सकारात्मक माहौल पे होता है, लेकिन तलब करने पे के पीछे नकारात्मकता की भाव रहती है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के 4 बड़े चेहरों को तलब किया गया है, बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में जो हार हुई है, बीजेपी की जो हार हुई है खैरागढ़ सहित तमाम जगहों पे, इससे हार पे हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में आई, विपक्ष में आने के बाद जब इनके संगठन में फेरबदल हुआ और विष्णुदेव साय को अध्यक्ष बनाया गया, धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उस दिन से लेकर आज तक राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी को जिस आक्रामकता के साथ धरातल पे उतरने के लिए जिन चेहरे, जिन नाम की आवश्यकता थी, वो धरातल पे पूरा हो नहीं पाया। वही धर्मलाल कौशिक जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की करारी हार हुई, उन्हें आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वही विष्णुदेव साय जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और कोई करिश्मा उस समय में कुछ बतौर विपक्ष तो बीजेपी हालांकि थी नहीं, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाए, उन्हें आपने विपक्ष में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। तो ये तमाम चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के भीतर खाने भी रस्साकसी हुई है, कुर्सी दौड़ हुई है कि कौन इस पे बैठेगा। दिल्ली तक लगातार नेताओं की परेड हुई है, बावजूद उसके बीजेपी आला कमान ने प्रभारी को बदल दिया और प्रभारी के बदलने के साथ ही एक नई रणनीति के साथ बीजेपी को जीत के लिए जिम्मेदारी दे दी गई। हर मोर्चे पे बीजेपी ने रणनीति तो बनाई, बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पे जाने का वादा तो किया, जनता के पास जाके उन्होंने दावा तो किया, लेकिन तमाम दावे और वादे जब चुनावी परिणाम में बदले तो नाकाफी साबित हुए और बीजेपी की हार का क्रम जो है लगातार जारी रहा। बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई। चाहे बात दंतेवाड़ा की कर ली जाए, चित्रकूट की कर ली जाए, या फिर मरवाही की, या फिर खैरागढ़ का जिक्र कर लिया जाए, चारों उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। नगर निगम में जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां बीजेपी की हार हुई। यहां तक कि जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी जो है बीजेपी की करारी हार हुई। और वो तब हुई जब बीजेपी ने दावा किया था कि बदली हुई रणनीति के साथ हम अपने चेहरों को विकेंद्रित करके हम अपने रणनीति को विकेंद्रीकरण करेंगे और छोटे छोटे बूथों पे जाके, शक्ति केंद्रों पे जाके रणनीति बनाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। लेकिन तमाम रणनीति, तमाम सियासी संग्राम जो है वो बीजेपी के जो है अगेंस्ट में आए और यही वजह है कि अब लगातार हार। और अगले साल जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में अब चूंकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय तौर पे जिम्मेदारियां जितनी दी जानी थी, जितनी रणनीति पे भरोसा करना था, वो सब आलाकमान ने कर लिया, परिणाम कुछ आया नहीं। तो अब इन तमाम चारों नेताओं को तलब कर लिया गया है कि आप बैठिए और रणनीति तय कीजिए और हमारे निर्देश पे आगे चले कि कैसे 2023 में 2018 का परिणाम नहीं बल्कि 2013 का परिणाम बीजेपी को चाहिए। और यही वजह है कि लगातार आलाकमान जो है नजर बनाई हुई है। डी पुरंदेश्वरी का दौरा, उनसे बातचीत, उनसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बातचीत पे उनके बयान और उसके बाद चारों नेताओं को दिल्ली तलब करना बताने के लिए काफी है कि शायद इस बैठक के बाद, इस तलब के बाद और इस चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की तस्वीर भी बदले, सीरत भी बदले और सूरत भी बदले। और उस बदली हुई तस्वीर के साथ और बैठक, जी और कभी बैठक हो तो वहां पर जो कांच के ग्लास होते हैं वो भी ना तोड़े जाएं, वो भी कीमती होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी।